गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं राहुल उपाध्याय एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने मैथ्स की एक और नई वीडियो के साथ। ये चैप्टर हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं हैं, मीन्स जो हमारे होल नंबर्स और इंटीजर्स हैं, उनके बारे में हमने जाना था कि वो कौन कौन से नंबर होते हैं। तो होल नंबर्स तो 0 से लेके 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, एंड इंटीजर्स होते हैं जिनके अंदर 0 के इधर प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -5 ऐसे करते करते सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो उनके बारे में हमने जाना था कि उनको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो हमने देखा था कि संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें, अगर हम पूर्णांकों को दर्शा रहे हैं तो 0 को बिल्कुल बीच में रखा जाता था सेंटर में, और उसके राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर लिखते थे। और अगर हम पूर्ण संख्याओं के बारे में लिखते थे तो सबसे स्टार्ट से 0 से शुरू करके इधर पॉजिटिव वाले सारे नंबर चलते जाते थे। तो इस तरीके से हम उनको संख्या रेखा पर दर्शाते थे। और उसके बाद हमने देखा था कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों को अगर जोड़ना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूंगा कि पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में बटे वाली और दशमलव वाली कोई भी संख्या नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जो पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के ऊपर अप्लाई होती है, तो उनके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है समवर्त, या जिसको हम इंग्लिश में क्लोजर कहेंगे। तो समवर्त प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका सिंपल मीनिंग अगर हम समझें तो कोई भी दो नंबर, जैसे आपने पूर्ण संख्याओं में से किन्हीं दो नंबरों को उठा लिया, जैसे अपनी चॉइस से आपने एक तो लिया 4 और एक लिया 7, तो इन दोनों को प्लस करने पर आंसर क्या आया, 11 आया। तो ये आंसर, ये भी क्या होल नंबर्स के अंदर से आया है, मतलब ये भी एक पूर्ण संख्या है या नहीं है ना। तो इसका मतलब अगर आप कोई दो अंक उठाते हो किसी भी समूह या किसी भी ग्रुप में से, उन दोनों को जोड़ने पर आंसर भी उसी ग्रुप का आ जाता है, तो वो संख्याएं आपकी उस संक्रिया के लिए या उस ऑपरेशन के लिए समवर्त होगी। जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं तो हमारे पास एग्जाम्पल है 4 और 7। ये मैं एक तरीके से बात कर रहा हूं हमारे पूर्ण संख्याओं के लिए। तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, प्लस किया आंसर भी एक पूर्ण संख्या है। तो आप कहोगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो एडिशन के लिए, योग के लिए समवर्त होती है। क्या बोला मैंने, एक और आपस से रिपीट करते हैं। पूर्ण संख्याएं योग संक्रिया के लिए समवर्त होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम यही पूर्ण संख्याओं के लिए। यहाँ पे इस लाइन में जो भी एग्जांपल चलेंगे सारे पूर्ण संख्याओं के लिए, और इसके नीचे वाले एग्जांपल वो पूर्णांकों के लिए चलेंगे। ठीक है ना। तो अगला एग्जांपल देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए, गुणा के लिए। तो 3 पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या, गुणा किया दोनों को, आंसर आया 15 आया 15, जो भी एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी एक पूर्ण संख्या आ गई। तो हम कहेंगे जो पूर्ण संख्या है वो गुणा के लिए समवर्त होती है। पूर्ण संख्या गुणन संक्रिया के लिए समवर्त होती है। अगला देखते हैं माइनस या घटाव। इसके लिए देखो 5 पूर्ण संख्या, 8 पूर्ण संख्या, घटाया आंसर आया माइनस का 3। माइनस का 3 तो पूर्ण संख्या नहीं है, वो तो क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या तो नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो आपका पूर्ण संख्याएं हैं वो घटाव के लिए या माइनस के लिए समवर्त नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं घटाव संक्रिया के लिए समवर्त नहीं होती है। ठीक है। और लास्ट एक बचता है आपके डिवाइड वाला। तो इसके अंदर 4 को डिवाइड किया हमने 8 से, 4 को डिवाइड किया 8 से, तो आंसर आया आपका 1/2, या अगर हम इसको आगे सरल करेंगे तो 0.5 आएगा। तो दशमलव वाला या बट्टा वाला हमने पहले ही कहा था कि ना तो वो पूर्ण संख्या में आएगा ना पूर्णांक संख्या में आएगा। तो दो पूर्णांक संख्याएं ली, उनके ऊपर
कि पूर्ण संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए समवर्त नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं भाग की संक्रिया के लिए समवर्त नहीं होती है। समझ में आया? ये हो गया अपने पूर्ण संख्याओं के लिए। एक बार वापस देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए और गुणा के लिए समवर्त होती है। पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए और गुणा के लिए समवर्त होती है और घटाव और भाग के लिए समवर्त नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं हम पूर्णांकों के लिए। तो पूर्णांकों में हमारा पहला एग्जांपल है -8 + 2। -8 एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है। इन दोनों को जब प्लस किया तो आंसर आ रहा है हमारा -6। -6 एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। तो हमने देखा दो पूर्णांकों को प्लस करने पर हमारा आंसर भी क्या आ रहा है? पूर्णांक आ रहा है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि दो पूर्णांक या फिर पूर्णांक योग संक्रिया के लिए समवर्त होते हैं। वापस, पूर्णांक योग संक्रिया के लिए समवर्त होते हैं। अगला देखते हैं गुणन संक्रिया के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए। 4 × -3। तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया। पहले तो ये देखो क्या दोनों ही इंटीजर्स हैं या दोनों ही पूर्णांक हैं? बिल्कुल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -12। -12 भी एक इंटीजर है क्या? बिल्कुल है। तो आप कहोगे कि पूर्णांक या इंटीजर्स गुणन संक्रिया के लिए समवर्त है। योग के लिए समवर्त आ गया, गुणन के लिए समवर्त आ गया। अब बात करते हैं माइनस के लिए। तो -3 पूर्णांक, -6 पूर्णांक। दोनों को क्या करना है? घटाना है। घटाने पे आंसर आ रहा है 3। तो 3 भी क्या पूर्णांक है? बिल्कुल है। तो पूर्णांक घटाव संक्रिया के लिए भी समवर्त होगा। पूर्णांक घटाव संक्रिया के लिए भी समवर्त हो जाएगा। अगली बात आ जाएगी हमारे क्या? -3 डिवाइड कीजिए। -3 डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर आ रहा है -1/4। अब चाहे माइनस का आ रहा है चाहे प्लस का आ रहा है, पूर्णांक भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये बट्टा के रूप में आ रहा है। और अगर इसको आगे हम और भाग देके सरल करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो वो भी हमारा पूर्णांक नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक भाग की संक्रिया के लिए समवर्त नहीं होता है। तो पूर्णांकों के लिए हमने क्या देखा कि जोड़ के लिए, गुणा के लिए और घटाव के लिए, इन तीनों के लिए तो पूर्णांक समवर्त है या क्लोजर है, लेकिन भाग के लिए समवर्त नहीं है। ठीक है, अगली आती है हमारे क्रम विनिमयता की बात या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमयता का गुणधर्म क्या होता है? ये गुणधर्म बहुत ही इजी है। इसके अंदर क्या है, जैसे अगर आपको कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में आपको संक्रिया करवानी है। अब वो संक्रिया कोई सी भी हो सकती है, प्लस की, माइनस की, मल्टीप्लाई की या डिवाइड की। तो उस संक्रिया को करवाते समय अगर हमें उन दोनों नंबरों की जगह चेंज करने पर आंसर वही सेम टू सेम मिलता है, तो आप कहोगे कि वो नंबर या वो ग्रुप क्रम विनिमय है या कम्यूटेटिव है। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के लिए दो पूर्ण संख्याएं ली, 4 और 7। 4 + 7 कितना आता है? 11 आता है। तो अब मैंने इन दोनों की क्या की, पोजीशन चेंज कर दी। 7 को आगे रख दिया और 4 को पीछे लेकर आ गया। तो देखा 7 + 4 करने पर आंसर तो भी 11 ही आ रहा है। तो मतलब जगह चेंज करने से उसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आया। तो हम कह देंगे कि पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होती है या कम्यूटेटिव होती है। अगली मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई में भी देखो 3 × 5, 5 × 3, दोनों का आंसर 15 ही आता है। तो हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होती है। अगली बात आएगी माइनस की। माइनस के अंदर देखो 5 पूर्ण संख्या, 8 पूर्ण संख्या। 5 - 8 करोगे, पहली बात तो पूर्ण संख्या आएगी भी नहीं। क्या आएगा? -3 आएगा। और इसका देखो 8 - 5, इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर आ रहा -3, इसका आंसर आ रहा 3। तो दोनों सेम टू नहीं आ रहे ना, तो सेम नहीं आ रहे तो आप कहोगे कि माइनस के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं होती है, या फिर पूर्ण संख्याएं घटाव की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है। ठीक है ना। अगली भाग वाली में भी नहीं होगा। देख लो 4 / 8, उसका आंसर ये रहा आपके सामने 1/2। और 8 / 4 करोगे तो आंसर आएगा 2। तो 1 का आंसर आ रहा है 2
अगला पूर्णांकों के लिए इसी तरीके से देखेंगे, तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। पूर्णांकों के लिए योग संक्रिया क्रम विनिमय होगी, गुणन संक्रिया क्रम विनिमय होगी, माइनस की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होगी। किसके लिए? पूर्णांकों के लिए। पूर्णांकों के लिए घटाओ की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होगी और ना ही भाग की संक्रिया क्रम विनिमय होगी। इसका मतलब भाग की संक्रिया भी क्रम विनिमय नहीं होगी पूर्णांकों के लिए, ठीक है ना। अगला हमारी बात आती है साहचर्य की। साहचर्य की बात आती है, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब अगर आपके पास में कोई 3 नंबर है, पहले अभी तक हमारी बात आ रही थी सिर्फ 2 नंबर्स की, अब अगर 3 नंबर हमें दे देता है और उनके अंदर हमें कहता है इन तीनों को आपस में आपको जोड़ना है या तीनों को घटाना है या तीनों को गुणा करना है या तीनों में भाग देना है, तो उस समय अगर किसी 2 को पहले वो संक्रिया करवा के और तीसरे को बाद में करवाते हैं तो आंसर अगर वही आता है तो आप कहोगे कि ये साहचर्य है या एसोसिएटिव है। बोलने से समझ नहीं आएगा, हम एक एग्जांपल करके उसको समझते हैं। एग्जांपल के लिए पहले एक फॉर्मूला दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, तो b और c के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा रखा है, तो इसका मतलब पहले इन दोनों को प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करना है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब ये कह रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करो, ब्रैकेट लगा दिया इसने a और b के ऊपर, तो इस बार हम क्या करेंगे, a और b को पहले प्लस करेंगे और फिर उस आंसर को c में प्लस करेंगे। तो ये कहता है अगर इन दोनों तरीके से आंसर सेम आ जाता है तो वो आपके नंबर्स एसोसिएटिव हो जाएंगे, साहचर्य हो जाएंगे। पहला एग्जांपल पूर्ण संख्याओं के लिए 2 प्लस 3 प्लस 5, तो सबसे पहले 3 और 5 को प्लस किया, आंसर कितना आएगा 8 आएगा। 8 प्लस 2 कितना आएगा 10 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 10। अब आपको ये आंसर याद रखना है। अगला देखते हैं इसके अंदर, पहले हमें प्लस करेंगे 2 और 3 को, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 कितना आया आंसर 10, तो दोनों तरीके से आंसर सेम टू सेम आ रहा है, तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया के लिए साहचर्य है। वैसे ही गुणन की संक्रिया के लिए भी साहचर्य होगी। आपको मैंने एग्जांपल लिख के दिया है, अब अगर इसको आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो हल करने पर इसका और इसका आंसर सेम आएगा, एक जैसा आएगा। अब मैंने आगे आपको माइनस वाला और भाग वाला नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि माइनस और भाग के लिए साहचर्य नहीं होगा, इसलिए मैंने उन दोनों का एग्जांपल आपको नहीं लिखाया। अगर आपको लगता है कि हम करके देखें तो आप कोई भी एग्जांपल लेना और उसको खुद से हल करके देखना, आप देखोगे उसके अंदर वो बराबर नहीं आएगा तो आप कह दोगे कि वो साहचर्य नहीं है। अगला हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के लिए, तो माइनस का 3 प्लस 4 प्लस 6, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को करेंगे, तो 4 प्लस 6 कितना आ गया 10, 10 प्लस का है और माइनस का 3 है, तो सॉल्व करने पर आएगा 7, ठीक है। अब इधर देखते हैं, माइनस का 3 प्लस का 4 क्या आएगा, प्लस का 1 और प्लस में इधर क्या है आगे 6, तो 1 और 6 कितने हो गए 7, तो इधर से भी आंसर 7 आया और इधर से भी 7 आया। तो पूर्णांक संख्याएं योग संक्रिया के लिए साहचर्य होती है, ठीक है। और ऐसा ही सेम टू सेम गुणन संक्रिया के लिए भी हो जाएगा, तो पूर्णांक संख्याएं गुणन संक्रिया के लिए भी साहचर्य हो जाएगी। इसकी भी मैंने माइनस वाली और डिवाइड वाली एग्जांपल नहीं दिए हैं, क्यों? क्योंकि वो दोनों नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो हम कह देंगे वो साहचर्य नहीं है, ठीक है। अब इसके 3 पॉइंट और बचते हैं, 3 गुणधर्म और बच गए हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर लेंगे। तब तक के लिए आपको इन तीनों गुणधर्मों को अच्छे से देखना है और इनके एग्जाम्पल अपनी बुक के अंदर से लेकर ट्राई करना है वो कैसे होते हैं, और उसके बाद हम अगली वीडियो में आगे के जो 3 गुणधर्म बचे हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इन्हीं को आगे देखिए।